माँ जा बाबूजी से कह दे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर ले। माँ जा बाबूजी से कह दे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, क्योंकि इस बार का टॉपर तेरा ही बेटा बनने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नन हिंदी का ऑपरेशन करने वाले हैं। सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, सभी प्रकार के प्रश्नों का ऑपरेशन इसी वीडियो में कर दिया जाएगा। इस वीडियो को आप पूरा देखकर एग्जाम हॉल में जाएं तो आपके एक भी प्रश्न गलत ना हो पाएं, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों, बुक से बनने वाले जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, सभी प्रश्न इसी वीडियो से रहेगा। तो फिर ग्रामर का क्वेश्चन कहाँ से आएगा? तो सुनिए, ग्रामर का जो क्वेश्चन आएगा ना, उसके लिए एक वीडियो हम बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपको डिस्क्रिप्शन समझ में नहीं आता है तो जिस जगह व्यूज लिखा हुआ है ना, व्यूज, उस व्यूज के दाएं साइड मोर लिखा हुआ है। उस मोर पे यदि आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे वीडियो का लिंक दिखने लगेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और हम चलेंगे आज गोली की बंदूक की रफ्तार में, सभी प्रश्नों को कवर करेंगे बस कम ही समय में। देखिए आज का पहला चैप्टर। दोस्तों, पहला चैप्टर है तू जिंदा है तो। इससे बनने वाले कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देखिए आपको हम यहाँ पे बता दें कि तू जिंदा है तो, इसके लेखक हैं शंकर शैलेंद्र। तू जिंदा है तो शक्कर खा। और ये है विद्या। विद्या का नाम है कविता। जुल्म का अर्थ होता है अत्याचार। अग्नि का अर्थ होता है आग। आगे देखिए, आगे प्रश्न है कारवां का अर्थ होता है काफिला। जलजले का अर्थ होता है भूकंप। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, इसी चैप्टर से है नेक्स्ट पॉइंट। चमन का अर्थ होता है फुलवाड़ी। कारवां को इंतजार है मंजिलों का। कभी स्वर्ग को कहाँ उतारने की बात कही है? जमीन पर। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका नेक्स्ट चैप्टर ईदगाह से है, जो कि बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है ईदगाह। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। विद्या का नाम है कहानी। ईदगाह कहानी है। बाल मनोवैज्ञानिक। मुख्य पात्र हैं हामिद। हामिद की उम्र है 4 से 5 साल। हामिद की दादी अमीना। हामिद की दादी का नाम अमीना है। अमीना ईद के दिन उदास थी। अमीना ईद के दिन उदास थी। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, हामिद का पिता हैजे के कारण मर गए थे। हामिद की माँ पीली होती होती मर गई थी। हामिद का मित्र मोहसिन, महमूद, नूर, सम्मी, ये सभी थे। ईद आई थी 30 रोजों के बाद। ईद के दिन लड़के ज़्यादा खुश थे, जिसमें सबसे ज़्यादा हामिद खुश था। देखिए नेक्स्ट पॉइंट को, हामिद के पास 3 पैसे थे। महमूद के पास 12 पैसे थे। मोहसिन के पास 15 पैसे थे। सभी पॉइंट पूछा हुआ है दोस्त, ध्यान से देख लो। ईदगाह में छाया था इमली के पेड़ का। देखिए नेक्स्ट पॉइंट को, इसी चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट है हामिद। हामिद दादी से बोला तुम डरना ना अम्मा। महमूद ने खरीदा था सिपाही। मोहसिन ने खरीदा था भिस्ती। सम्मी ने खरीदा था खंजरी। नूर ने खरीदा था वकील। किसने क्या खरीदा, ये एग्जाम में बार बार पूछा। देखिए, रेबड़ी मिठाई लिया था मोहसिन ने। सब खिलौने बने थे मिट्टी के। सब खिलौने थे 2 पैसे के। आगे देखिए, आगे प्रश्न है हामिद ने खरीदा चिमटा। हामिद चिमटा खरीदा था 3 पैसे में। देखिए नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है कर्मवीर। यहाँ से देखिए, इसके लेखक हैं हरिओद। विद्या का नाम है कविता। कर्मवीर धूप को चांदनी बना देते हैं। कर्मवीर असंभव को संभव बना देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, कर्मवीर कार्बन को हीरा बना देते हैं। कर्मवीर जंगल में महामंगल मचा देते हैं। कर्मवीर कांच को रतन बना देते हैं। याद रखिएगा, इन सभी पॉइंट को हूबहू एग्जाम में टकराएगा। देखिए इधर आगे पॉइंट है कर्मवीर मरुभूमि में नदी बहा देते हैं। दोस्तों, पूछेगा कि कर्मवीर मरुभूमि में क्या बहा देते हैं, ऑप्शन में नदी रहेगा। देखिए, कर्मवीर आज के काम को आज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को तो देखिए,
नेक्स्ट पॉइंट है कर्मवीर धन संग्रह करते हैं परिश्रम से। कर्मवीर धन संग्रह करते हैं परिश्रम से, कर्मवीर पर्वत को सड़क बना देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपके नेक्स्ट चैप्टर से है बाल गोविंद भगत। देखिए लेखक हैं इसके राम वृक्ष बेनीपुरी, विद्या का नाम है रेखा चित्र। आगे पॉइंट देखिए, भगत की उम्र थी 60 वर्ष से ऊपर। भगत जी मंझले कद के सफ़ेद बाल वाला एक व्यक्ति था। देखिए नेक्स्ट पॉइंट को, भगत जी गृहस्थ थे लेकिन साधु दिखते थे, इसलिए उसे साधु कहा जाता था। भगत जी सिर पर कबीर पंथियों की टोपी पहनते थे। भगत जी जाड़े में काली कंबल ओढ़ते थे। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, इसी चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट है, भगत साहब मानते थे कबीर को। याद रखिएगा, भगत गाते थे कबीर के गीतों को। भगत की प्रभाती शुरू होती थी कार्तिक से फागुन तक। भगत के पुत्र जो है वो सुस्त और बोदा था। भगत के पुत्र मात्र एक ही तो था, उसी में सुस्त और बोधा था। देखिए भगत के पतोहू सुशील थी। भगत बेटे की मृत्यु पर खुशी में गीत गाए थे। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, भगत ने पतोहू को भाई के साथ मैके भेज दिया। भगत के साहब का घर 4 कोस दूर था, यानी कबीर का घर 4 कोस दूर था। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, भगत जी हर साल गंगा स्नान करने 30 कोस पैदल चलकर जाते थे, जो कि बहुत ही कठिन बात है। देखिए आषाढ़ की रिमझिम में गांव के लोग खेतों में काम करते थे। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, नेक्स्ट चैप्टर से है दोस्तों। यहाँ पे देखिए हुंडरू का जलप्रपात 5वां चैप्टर। इसके लेखक हैं कामता प्रसाद सिंह काम। विद्या का नाम है यात्रा वृतांत। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। आगे देखिए, आगे पॉइंट है, लेखक घूमने गए थे अगस्त के महीने में। रांची से पुरुलिया वाली की दूरी है 14 मील और पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी है 13 मील और रांची से हुंडरू की कुल दूरी है 27 मील। इन तीनों पॉइंट को आप एक बार तिरछी नज़र से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ज़्यादा हम समझा नहीं सकते। देखिए इधर आपका नेक्स्ट पॉइंट है, स्वर्ण रेखा से हुंडरू की दूरी है 50 मील। स्वर्ण रेखा नदी रांची झारखंड में है। झरने की ऊंचाई 243 फुट है। झरने की पानी 243 फुट से गिरकर 20 फुट उछलता है। वाह क्या नज़ारा होगा वहाँ का, देखने लायक होगा। देखिए हुंडरू का पानी चक्कर काटता है सांप की तरह। हुंडरू का पानी छलांग भरता है हिरन की तरह। याद रहे, चक्कर काटता है सांप की तरह, छलांग भरता है हिरन की तरह। आप गड़बड़ ना कर दे, एग्जाम में रिपीट कर देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है बिहारी के दोहे और बिहारी के दोहे से देखिए क्या क्या पूछे जाते हैं। इसके लेखक हैं बिहारी और बिहारी रीति काल के कवि हैं और ये बिहारी के दोहे कविता हैं। बिहारी कवि हैं श्रृंगार रस के। सच्चा व्यक्ति, बिहारी के अनुसार सच्चा व्यक्ति वह है जिसका पवित्र हृदय हो। नाम से जुड़ा होता है गुण, गुण के बिना किसी का नाम नहीं होता। तो नाम से जुड़ा है गुण, मनुष्य बड़ा नहीं हो सकता गुण के बिना। कनक का अर्थ होता है सोना या धतूरा। हर इंसान में कुछ ना कुछ यूनिक गुण होता है, बस पहचानने की देरी होती है। जो पहचान लिया वो फेमस हो जाता है, जो नहीं पहचान पाया वो मिट्टी में मिल जाता है। नेक्स्ट चैप्टर को देखिए ठेस। इसके पॉइंट को देखते हैं। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। विद्या का नाम है कहानी। मुख्य पात्र सिरचन। सिरचन को लोग कामचोर, बेकार, चटोर समझते थे। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, ठेस कहाँ की कहानी है? मिथिलांचल की। ठेस कैसी कहानी है? आंचलिक कहानी है। सिरचन जाति का कारीगर था। सिरचन क्या बनाते थे? चिक, शीतल पाटी, आसानी, ये सभी बनाते थे। कौन बनाते थे? तो आपको हम बता दें, सिरचन बनाते थे। नेक्स्ट पॉइंट को तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है ठेस कहानी में पात्रों की संख्या कितनी थी? दोस्तों 5, यानी इस कहानी में 5 लोगों की चर्चा हुई है। आप भूल ना जाएं, हम याद दिला दिए। देखिए आपको इसी चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट, मोहर छाप वाली धोती का दाम 8 रुपया है। सिरचन को पान का बीड़ा दिया था मानू ने। सिरचन किसे बेपानी कर दिया था? पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को बेपानी कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, मानू कौन थी? लेखक की बहन। सिरचन को स्टेशन पर देखा लेखक ने। सिरचन मानू को स्टेशन पर
क्या दिया, शीतल पार्टी दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपके नेक्स्ट चैप्टर से, बच्चे की दुआ, 8वां चैप्टर। इसके लेखक हैं मोहम्मद इकबाल। विद्या प्रार्थना गीत है। बच्चे की तुलना की गई है फूलों से, अल्लाह और ईश्वर में फ़र्क नहीं है। बच्चे की दुआ है इंसान बनने की। जीनत का अर्थ है शोभा। नेक का अर्थ होता है अच्छा, इसीलिए तो कहते हैं नेक काम करो तुम लोग, लाइक कर दो यार, नेक काम होगा। देखिए, कविता को उर्दू में नज्म कहते हैं। इल्म का अर्थ शिक्षा होता है। लब का अर्थ होंठ होता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। नेक्स्ट पॉइंट आपके नेक्स्ट चैप्टर से है दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर है अशोक का शस्त्र त्याग। इसके लेखक है वंशीधर श्रीवास्तव। विद्या का नाम है एकांकी। कलिंग का युद्ध 4 साल से चल रहा था। कलिंग की राजकुमारी पद्मा थी। मगध का राजा अशोक था। आगे देखिए, आगे है, आपको हम बता दें यहाँ से आपके जो पॉइंट हैं आगे, ये है बौद्ध धर्म अपनाया। दोस्तों, बौद्ध धर्म को अशोक ने अपनाया था। शस्त्र का अर्थ होता है हाथ में लेकर चलाने वाला हथियार, जैसे तलवार, चाकू आदि, ये सभी शस्त्र होते हैं। अस्त्र क्या होता है, तो दोस्तों अस्त्र का अर्थ होता है फेंक कर चलाने वाला हथियार, जैसे बम, तीर, बंदूक। याद रहे, ठीक है। दोनों में अंतर पूछा जाता है सब्जेक्टिव में, हम अभी सब्जेक्टिव में भी बताएंगे इस प्रश्न को। देखिए, अशोक का सेना पीले वस्त्र धारण किए हुए थे, याद रखिएगा पीले वस्त्र। नेक्स्ट पॉइंट देखिए नेक्स्ट चैप्टर से, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, बिहार से हैं ये, याद रखिएगा। विद्या का नाम निबंध है। अनोखा वरदान कहा गया है ईर्ष्या को, अनोखा वरदान कहा गया है ईर्ष्या को। नेक्स्ट पॉइंट तो आप देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए। वकील साहब जलते थे बीमा एजेंट वाले से, और वकील साहब ईर्ष्यालु व्यक्ति है। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। किसने कहा था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। निंदक तो बाजार की मक्खियां हैं, किसने कहा था, नित्शय ने कहा था, याद रखिएगा नित्शय को। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, आपके नेक्स्ट चैप्टर से है कबीर के पद। इसके लेखक हैं कबीर दास। विद्या का नाम है कविता। कबीर थे निर्गुण वादी, भक्ति काल के कवि थे। कबीर ने ईश्वर का निवास बताया था हृदय में, पवित्र हृदय में। कबीर का स्वभाव था अक्खर। कबीर की भाषा थी साधुकड़ी। कबीर सच्चा व्यक्ति माना मानव सेवा, जो मानव की सेवा करे वही सच्चा व्यक्ति है। खैर, मेरे अनुसार भी यही बात सही है। देखिए, मोको का अर्थ है दोस्तों, मोको का अर्थ है मुझको। कागज का अर्थ होता है कागज, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे है आपका विक्रमशिला। इसके लेखक हैं पापुविसा, यानी पाठ्य पुस्तक विकास समिति। विद्या का नाम है निबंध। शिक्षा का केंद्र बना बौद्ध काल में। विक्रमशिला शिक्षा का केंद्र बना था बौद्ध काल में। विक्रमशिला को सर्वनाश किया तुर्की ने 13वीं सदी में, याद रखिएगा। विक्रमशिला की स्थापना राजा धर्मपाल ने 8वीं सदी में किया था। विक्रमशिला में छात्रों की संख्या 10,000 थी। छात्रों की संख्या 10,000 थी, याद रखिएगा। विक्रमशिला में शिक्षकों की संख्या 1,000 थी। विक्रमशिला है संस्कृत विश्वविद्यालय। विक्रमशिला में विद्यालय की संख्या है 5। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए जो आपके नेक्स्ट चैप्टर से है। नेक्स्ट चैप्टर है दीदी की डायरी। लेखक हैं पापू विसा। विद्या का नाम है डायरी। रोज नामचा, ठीक है। रोज नामचा का अर्थ होता है रोज वाली काम। सत्य के प्रयोग के लेखक हैं गांधी जी। संजू पढ़ती है 8वीं कक्षा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। संजू को शौक है किताबें पढ़ने का। संजू को उपहार में मिलता था किताबें। संजू पिकनिक मनाने गई थी 3 जनवरी 1997 को। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा मिली थी गांधी जी से। संजू का हौसला बढ़ाया था माता पिता ने। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, आपके नेक्स्ट चैप्टर से है पीपल। इसके लेखक हैं गोपाल सिंह नेपाली। विद्या का नाम है कविता। पीपल का पेड़ अति महत्वपूर्ण है। पीपल का पेड़ पूजनीय है। पीपल का पेड़ 2 गैस छोड़ती है, ठीक है। पीपल का पेड़ 2 गैस नहीं, सॉरी दोस्त, पीपल का पेड़ ऑक्सीजन गैस छोड़ती है 24 घंटे, याद रखिएगा। पीपल कविता में
प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है। पक्षियों का गायन प्रारंभ होता है बरसात में। पक्षियों का गायन प्रारंभ होता है बरसात में। पावस का अर्थ होता है वर्षा। कानन का अर्थ होता है जंगल। तमाल का अर्थ होता है एक सदाबहार पेड़। और वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी। याद रहे, वसुधा मतलब पृथ्वी। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, नेक्स्ट चैप्टर से आपका है दीनबंधु निराला। इसके लेखक हैं आचार्य शिव पूजन सहाय और विद्या का नाम है संस्मरण। याद रहे, पूछा जाता है। दीनबंधु निराला का उपनाम है, यानी दीनबंधु निराला उपनाम है किसका? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ही दीनबंधु निराला कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि थे। कवि रहीम ने सूर्यकांत को दीनबंधु भगवान कहा था। निराला जी दूर रहते थे विषय वासना से, यानी नारी से दूर रहते थे। बेलूर मठ कहाँ है? कोलकाता में है बेलूर मठ। आगे देखिए नेक्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट पॉइंट क्या है? खेमा। इसके लेखक हैं पापू वीसा। याद रहे, पाठ्य पुस्तक विकास समिति। अब विद्या का नाम क्या है? कहानी है बाल मजदूरी वाला कहानी। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, खेमा का पिताजी बहुत ही गरीब थे। खेमा का पिता खेमा को बेच दिया था। खेमा को बेचा गया कसारा के होटल में। कसारा क्या करते थे? होटल चलाते थे चाय का। खेमा कहाँ काम करता था? कसारा के यहाँ। खेमा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? खेमा है। याद रहे, ये 4-5 भाई थे, ठीक है। खेमा को छोड़कर 4 भाई और थे जिन्हें बेच दिया गया था। खेमा का जो उम्र है 8 से 9 वर्ष का बाल श्रमिक था। खेमा को कसारा के चंगुल से बचाया था लेखक ने। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट चैप्टर देखिए, खुशबू रचते हैं हाथ। इसके लेखक हैं अरुण कमल। विद्या का नाम है कविता। सफलता का राज है श्रम। सफलता का राज है श्रम। और देखिए, सफलता की जननी है श्रम। खुशबू रचते हैं हाथ का अर्थ है श्रम से कठोर हाथ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपके नेक्स्ट चैप्टर से है। और क्या है नेक्स्ट चैप्टर? तो हौसले की उड़ान। इसके लेखक हैं पापू विसा और विद्या का नाम है जीवन संघर्ष। बिहार की बेटियां असाधारण प्रतिभा की धनी है। याद रखिएगा, यहाँ पे हम एक एक लड़की के बारे में बताएंगे और वो कहाँ से है और वो क्या की है। तो दोस्तों पहले हम सोनी के बारे में बात करते हैं। तो ये एथलेटिक्स थी और ये जिला कैमूर से थी। पिता का नाम इसका विष्णु तिवारी था और 400 मीटर 1600 मीटर की दौड़ में जिला में प्रथम, राज्य में प्रथम और राष्ट्रीय स्तर में चौथा स्थान प्राप्त की थी। नेक्स्ट को देखिए, नेक्स्ट क्या है? आपका है गुड़िया। गुड़िया रोहतास जिले की है। इसके पिता मोहम्मद यासीन माता पिता को घर में बंद कर स्कूल में नामांकन करवाई थी। पूछा जाएगा तो आपको बताना है। देखिए नेक्स्ट है आपके पास कदम। कदम के बारे में जानते हैं। जिला मुंगेर से थी। बख्तियारपुर, बख्तियारपुर याद है ना, नीतीश कुमार का जन्म स्थान। बच्चों से काम लेने वाले ठेकेदार के खिलाफ आंदोलन की और काम को बंद करवाया ये कदम ने। नेक्स्ट को देखिए, नेक्स्ट है जैनब। जैनब ये जिला शिवहर की है। दादा मोहम्मद अब्दुल रहमान जो कि 94 वर्ष के थे और पिता मंसूर खान, माता फूल बीबी। तीसरी कक्षा के बाद स्कूल जाना बंद कर दिया गया, लेकिन बाद में इन्होंने पढ़ाई की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर को देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर। दोस्तों इसके लेखक हैं पापू विसा। पापू विसा, विद्या का नाम है जीवनी और जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में अब हम बताएंगे आपको डिटेल से। इसका जन्म हुआ था 24 जनवरी 1921 को समस्तीपुर में। पिता का नाम गोकुल ठाकुर, माता का नाम राम दुलारी देवी। बचपन बीता खेल कूद में, पशु चराने में। शौक था डफली बजाने का, गीत गाने का। विद्या शुरू हुआ था 6 वर्ष की उम्र में, यानी 1927 में। बिकाउज 1921 में जन्म लिया था। मैट्रिक पास की 1940 में। वही मैट्रिक पास किया 1940 में जिसकी तैयारी आप आज कर रहे हैं। इंटर पास की 1942 में, 8 से पास किया था, ठीक है। पढ़ाई छोड़ी थी 1942 में। दोस्तों इंटर कंप्लीट होने ही वाला था कि इन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया देश सेवा में। अगस्त क्रांति में भाग लिया 1942 में और प्रधानाध्यापक की नौकरी की 30 रुपये पर महीने, यानी 30 रुपये के महीने पर
प्रधानाध्यापक का कार्य किया था। देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में हम बता रहे हैं आपको। ये उप मुख्यमंत्री बने एक बार 1967 में। एक बार क्या बने? उप मुख्यमंत्री 1967 में, और मुख्यमंत्री बने 2 बार 1970 और 1977 में। याद रखिएगा ये डेट को। नेता के पद से हटाया गया 12 अगस्त 1987 को। निधन हो गया 17 फरवरी 1988 को हृदय घात के कारण। याद रखिएगा इन सभी पॉइंट को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो है आपका झांसी की रानी। दोस्तों, झांसी की रानी, इसके लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। विद्या का नाम है कविता। झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई। शौक था शिकार करना, सेना को घेरना। विवाह किया झांसी के महाराजा से। कानपुर के नाना की बहन लक्ष्मीबाई थी। लक्ष्मीबाई विरोध किया अंग्रेजों का। सिपाही विद्रोह हुआ 1857 में। रानी लक्ष्मीबाई अवतार थी दुर्गा की। आगे देखिए, आगे पॉइंट है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के समय उम्र थी 23 साल और पुरानी तलवार चमक उठी थी सन 57 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, और नेक्स्ट चैप्टर से आपका है चिकित्सा का चक्कर। दोस्तों, चिकित्सा का चक्कर, इसके लेखक हैं बेढप बनारसी। विद्या का नाम है हास्य व्यंग। लेखक की उम्र 35 वर्ष। हट्टा कट्ठा, कभी बीमार ना हुए थे। लेखक को बीमार होने की इच्छा हुई। लेखक ने खाया था 12 पूड़ी, 6 रसगुल्ले, आधा पाव मलाई। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, लेखक को पेट में दर्द हुआ था 3 बजे नाभिक के नीचे। लेखक को दर्द होने का कारण था गरिष्ठ खाना खाने से। चूहा नाथ कातर जी डॉक्टर थे। डॉक्टर की फीस रात में बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों आपका है सुदामा चरित्र। इसके लेखक हैं नरोत्तम दास, कवि हैं। विद्या का नाम है कविता। सुदामा और कृष्ण बाल सखा थे, यानी मित्र थे, बचपन के मित्र थे। बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, ऐसा ही कुछ मामला था इन दोनों का। सुदामा भिक्षा मांगकर भोजन करते थे और उसकी पत्नी को इस बात से बहुत दुख था। अपनी दरिद्रता पर क्षोभ था सुदामा की पत्नी को। याद रहे, सुदामा कृष्ण से मिलने गए द्वारिका। ठीक है, द्वारिका गए थे कृष्ण से मिलने। 2 मित्र में एक मित्र अमीर बन जाता है और एक मित्र गरीब बन जाता है। सुदामा गरीब और कृष्ण अमीर बन जाता है। सुदामा कृष्ण से मिलने द्वारिका गए। सुदामा कृष्ण के यहाँ क्या लेकर गया था? तो 1.25 सेर चावल लेकर गया था। आप सोच सकते हैं, चावल लेके गया था। सुदामा के पैर धुल गए कृष्ण के आंसू से। जब कृष्ण ने सुदामा को ऐसे हाल में देखा, इतना रोया कि कृष्ण के आंसू से सुदामा के पैर धुल गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है राह भटके हिरन के बच्चे को, और लास्ट चैप्टर है। इसके लेखक हैं डॉक्टर नी, वियतनाम। विद्या का नाम है कविता, और यह कविता अत्यंत मार्मिक है, ममता से भरा हुआ। हिरन के बच्चे के लिए दुखी है कवि। जाड़े में पहाड़ पर रो रहा था हिरन का बच्चा। माँ से बिछड़ गया था हिरन का बच्चा। राह भटक गया था हिरन का बच्चा। वेदना का अर्थ होता है दुख, पीड़ा। वेदना का अर्थ होता है दुख, पीड़ा, यानी उनकी आंखों में वेदना की आंसू थी। किनके आंखों में? तो हिरन के बच्चे का। और जाड़े में पहाड़ पर रो रहा था हिरन का बच्चा। लेखक जब देखा तो लेखक से रहा नहीं गया, उन्होंने ये कविता लिख दिया। अब देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न को दोस्त। बस आप इन्हें 1-2 बार देख लीजिए और आवाज़ सिर्फ सुनते जाइए, आपको याद होते जाएगा। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कब अत्याचारों के महल गिरेंगे और कब नए घरों के निर्माण होंगे? 2016 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा जब पेट की आग और दिल के दाग मिलकर ध्वंस रचकर नया विद्रोह खड़ा होगा, तब उस विद्रोह की आग में अत्याचारों के महल गिर जाएंगे और श्रमिकों के लिए नए नए घर तैयार होंगे, क्योंकि विनाश के बाद ही नव निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए।
नेक्स्ट प्रश्न है जो आपके 2013 में पूछा गया है। जमी के पेट में पली अगन पले हैं जलजले का भाव स्पष्ट करें। दोस्तों इस पंक्ति का भावार्थ यह है कि धरती के पेट की आग भूचाल को जन्म देती है। दुनिया में भूखे जन ही क्रांति का सृजन करते हैं। पेट की आग को रोकना कठिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। संघर्ष करने वाले मजदूर किसानों को मौत से क्यों नहीं डरना चाहिए? मजदूर किसानों को मौत से क्यों नहीं डरना चाहिए? याद रहे ये आपका फर्स्ट चैप्टर से प्रश्न है। देखिए समाज में इनकलाब करने वाले मजदूर किसान मौत से नहीं डरते। उसके दरवाजे पर मौत हजारों चेहरे बदल कर आती है, लेकिन मौत इनकलाबी मेहनतकश किसान मजदूरों को धोखा नहीं दे पाई है। वो हार कर इनके दरवाज़ों से चली जाती है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? यह कहानी किस पर टिप्पणी करती है? आप देख सकते हैं कब पूछा है। ईदगाह कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या दोस्त, सवाल देखो ना, पॉइंट तो गया भार में। ईदगाह कहानी के अनुसार दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे? ईदगाह कहानी के अनुसार दुकानों पर तरह तरह के खिलौने थे जो मिट्टी के बने थे, जैसे सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती आदि। नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था। हामिद 3 कोस दूर पैदल चलकर ईदगाह कैसे जाएगा? इन सब बातों को सोचकर वह अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। मेले में चिमटा खरीदने के पहले हामिद के मन में कौन कौन से भाव आए? मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कई तरह के भाव आए। सबसे पहले दादी चिमटा देखकर बहुत खुश होगी और दुआएं देगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी। सारे गांव में चर्चा होगी। सारे गांव में मेरे ही चर्चे होंगे। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के घर पहुंचती है, याद रहे। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है? हामिद ने चिमटे को निम्न रूपों में उपयोग करने की बात कही है। कंधे पर रखा तो बंदूक, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा, इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ, चिमटा मेरा शेर है। नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, तुम बिल्कुल ना डरना और तुम भी बिल्कुल मत डरना, एग्ज़ाम में फोड़ कर आना। देखिए हामिद कितने वर्ष का है और कैसा है? हामिद 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। वह अपनी बुढ़िया दादी अमीना के साथ रहता है। नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव आया? चिमटा देखकर अमीना के मन में 2 तरह के भाव उठे। सबसे पहले तो चिमटा देखकर वह क्रोधित हुई, उसके बाद उसका क्रोध प्यार में बदल गया। नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल है आपका, कर्मवीर किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो विघ्न बाधाओं को देखकर नहीं घबराते, भाग के भरोसे नहीं बैठते, कठिन काम से जी नहीं चुराते, उन्हें कर्मवीर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को तो देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्मवीर की क्या पहचान है? सच्चा कर्मवीर साहसी और परिश्रमी होते हैं। वह विघ्न और बाधाओं से नहीं घबराता है, कठिन से कठिन कार्य को भी हंसते हंसते पूरा कर लेता है। बड़े बड़े संकट भी उसे अपने काम से विचलित नहीं कर सकता है। वह जिस काम को आरंभ करता है उसे समाप्त करके ही दम लेता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने देश हित के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, अपने देश के हित के लिए हम पर्वतों को काटकर सड़कें बना सकते हैं, मरुभूमि में नदियों का निर्माण कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अपने देश हित के लिए कोई भी असंभव कार्य कर सकते हैं, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ चुका है, बाल गोविंद भगत कौन थे? तो दोस्तों बाल गोविंद भगत मंझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। वे गृहस्थ होते हुए भी सच्चा साधु थे। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे और उन्हीं के आदर्श पर
चलते थे। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट नहीं, नेक्स्ट प्रश्न। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर कहा कि यह रोने का नहीं, उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। इससे खुशी की बड़ी बात क्या हो सकती है? बहू, नाचो, झूमो, गाओ। देखिए नेक्स्ट सवाल आपके पास आ गया है। पतोहू बाल गोविंद भगत को छोड़कर जाना क्यों नहीं चाहती थी? दोस्तों आंसर होगा इसका, बेटे के मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत को पतोहू के सिवा देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वो जानती थी कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में उनके लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी देगा। इसलिए पतोहू बाल गोविंद भगत को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन बाल गोविंद भगत अटल रहे, उसे मैके भेज ही दिया। नेक्स्ट सवाल है, हुंडरू का झरना कहाँ है तथा इसकी क्या विशेषता है? हुंडरू का झरना छोटा नागपुर में है, जो रांची से 27 मील दूर है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी सुंदरता और इसके चारों तरफ का वातावरण अति सुंदर है, यानी देखने के लायक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे हुंडरू का झरना वैसे उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या कीजिए। हुंडरू का झरना जितना मनोरम है, उसका मार्ग भी उतना ही दर्शनीय है। कहीं सुंदर मैदान दिखते हैं, कहीं भीषण जंगल दिखते हैं और कहीं पहाड़ और झाड़ियाँ भी दिखते हैं। इसीलिए कहा जाता है, जैसा हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग। देखिए, सुख दुख को समान रूप से क्यों स्वीकार करना चाहिए? दोस्तों कवि बिहारी लोगों को सुख दुख दोनों स्थिति में एक समान रहने की सलाह दी है। कवि का कहना है कि दुख के समय व्यक्ति को हताश या निराश नहीं होना चाहिए और ना ही सुख के समय ईश्वर को भूलना चाहिए। मनुष्य को सुख दुख समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। आपको याद है ना, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। आप वीडियो को लाइक तो कर दो, फिर तो पता चलेगा। देखिए, दुर्जन का साथ किस प्रकार हानिकारक है? दुर्जन के साथ यदि अच्छे लोग संपर्क में आते हैं तो उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता, अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती, क्योंकि वह अपनी आदत और स्वभाव नहीं बदल पाते। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सिरचन कैसा व्यक्ति था? सिरचन एक प्रसिद्ध हस्त कारीगर था, उसकी बनाई गई चीज़ों की बड़ी मांग थी। सिरचन एक कुशल कारीगर के साथ साथ स्वाभिमानी व्यक्ति था। सिरचन मुँह जोर है, काम चोर नहीं। आगे देखिए, आगे प्रश्न आपको दिख रहा है, ठेस कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों के नाम लिखिए। दोस्तों ठेस कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों के नाम निम्न हैं। सिरचन, मानू दीदी, मंझली भाभी, बड़ी भाभी, लेखक और उसकी माँ, ये सभी इस कहानी में शामिल थे। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, बच्चे की दुआ कविता में कवि किन किन चीज़ों की चाह रख रहा है? बच्चे की दुआ कविता में कवि यही चाह रख रहा है कि बच्चों का जीवन सदा गरीबों, दुखजनों तथा असहाय भलाई के लिए हो। नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, यदि आपको अल्लाह या ईश्वर से कुछ मांगने की ज़रूरत हो तो आप क्या मांगेंगे? यदि हमको अल्लाह से कुछ मांगने की ज़रूरत होगा तो हम यही मांगेंगे कि हमें बुराई से बचा के रखे, नेक राह पर चलने की दुआ मांगेंगे, दर्दमंदों और ज़ईफ़ों से मोहब्बत करने की क्षमता मांगेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल है, अस्त्र और शस्त्र में अंतर लिखे। तो दोस्तों अस्त्र किसे कहेंगे? वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, जैसे बाण, बम, भाला। शस्त्र में वह हथियार जो हाथ में रख कर चलाया जाता है, जैसे तलवार, तीर आदि। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से आपको ये दिख रहा है कि पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया? आपको पता है इसके बारे में क्यों नहीं किया था? देखिए, पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनके सामने कलिंग महाराज की वीरांगना पुत्री पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ युद्ध करना चाहती थी और अशोक को उसका शास्त्र स्त्रियों पर शस्त्र चलाने का आदेश नहीं देता। आगे देखिए, आगे प्रश्न है, पद्मा अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया?
पद्मा स्त्री है और उसका सेना भी स्त्री है, इसीलिए अशोक स्त्रियों की सेना से लड़ना, ठीक है, यहाँ पे लड़ना होगा दोस्त, लड़ना अस्वीकार कर देता है और उसके सामने शस्त्र त्याग देता है। पद्मा को अशोक से पिता की मृत्यु का बदला लेने का अच्छा अवसर था, लेकिन उसने अशोक को जिंदा छोड़ दिया क्योंकि अशोक निहत्था था और पद्मा भी निहत्थों पर वार करना नहीं चाहती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा जाता है? दोस्तों, ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है, क्यों इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है, उसे दूसरों की निंदा करने में मज़ा आता है, इसीलिए तो कहा गया ईर्ष्या की बड़ी बेटी निंदा को। ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है? दोस्तों, ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष यह हो सकता है कि मनुष्य यह महसूस करे कि उसे किसी को देखकर ईर्ष्या क्यों हुई, किस चीज़ से ईर्ष्या हुई, उसी चीज़ को पाने के लिए वह भी दिन रात मेहनत करे जैसे कि वो व्यक्ति करता है। यही सही साबित हो सकता है, यानी लाभदायक पक्ष हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है? दोस्तों, हम जब नेक्स्ट पॉइंट बोलेंगे तो आपको नेक्स्ट प्रश्न याद रखना है, ठीक है। ईर्ष्यालु से बचने का मानसिक अनुशासन है। ईर्ष्यालु से बचना मानसिक अनुशासन है। ईर्ष्यालु व्यक्ति को दूसरे के बारे में फालतू बातें छोड़ने की आदत डालनी चाहिए। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा किसे कहते हैं? सगुण भक्ति धारा जिसमें ईश्वर की पूजा की जाती है और निर्गुण भक्ति धारा जिसमें ईश्वर की पूजा नहीं की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, आपको लगे जो प्रश्न इंपॉर्टेंट उन्हें आप रोक कर, सभी तो इम्पोर्टेंट है ही दोस्त, सभी को आप थोड़ा सा रोक कर एक बार मेरे साथ साथ आप भी बोलिए, ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी बोलिए क्वेश्चन का आंसर, बस याद हो जाएगा। कबीर दास के अनुसार, बोलिए आप भी, कबीर दास के अनुसार ईश्वर कहाँ निवास करता है? बोलिए, आंसर बोलिए आप भी। कबीर के अनुसार ईश्वर मंदिर मस्जिद क्रियाक्रम में नहीं बल्कि वह सच्चे हृदय में निवास करता है। वह सच्चे मन से तलाश करने पर क्षण भर में मिलता है। यानी जो ईश्वर होता है ना, वो मंदिर मस्जिद में कहीं नहीं मिलता है दोस्त। यदि आपका हृदय पवित्र है ना, आप बाथरूम में बैठे बैठे आप याद करेंगे तो आपको मिल जाएगा ईश्वर। मिला है दोस्त, हकीकत बात है, ठीक है, आप मन से याद तो कीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को, विक्रमशिला के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल था? विक्रमशिला के पाठ्यक्रम में तंत्र विद्या के अतिरिक्त व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या विज्ञान, जादू और चमत्कार विद्या शामिल था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वार पंडित का क्या काम होता था? आंसर होगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में द्वार पंडित नियुक्त किए जाते थे। द्वार पंडित के समक्ष मौखिक परीक्षा में पास हुए छात्र ही विश्वविद्यालय में प्रवेश ले पाते थे। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, विक्रमशिला के प्रांगण में कितने विद्यालय विद्यमान थे और इस प्रांगण में छात्र कैसे प्रवेश पाते थे? विक्रमशिला के प्रांगण में 6 विद्यालय विद्यमान थे। विद्यालय के द्वार पंडित के समक्ष मौखिक परीक्षा में पास हुए छात्र ही विद्यालय में प्रवेश ले पाते थे, यानी उसका इंटरव्यू पहले होता था और इंटरव्यू कौन लेता था? द्वार पंडित। सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है दोस्तों? सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता महात्मा गांधी हैं। वैसे ये पुस्तक महात्मा गांधी की प्रसिद्ध डायरी है जिसे संजू ने पढ़ी थी। नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल है, डायरी लिखना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? डायरी लिखना एक कला है, हर एक महापुरुष डायरी लिखते थे। डायरी लिखने से जीवन का अनुभव एकत्र होता है। हमारे अनुभव को पढ़कर अन्य व्यक्ति भी कुछ नई बातें सीख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा बापू के सत्य के प्रयोग को पढ़कर मिली। इस काम में उसके माता पिता ने भी भरपूर सहयोग दिया था। नेक्स्ट सवाल को देखिए दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, संजू कैसी लड़की थी? संजू 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा है जो हंसमुख और गुलाब की फूल की तरह दिखती है। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है और उसे उपहार में किताबें ही दिया जाता था, लोगों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, सहेलियों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, वन्य प्रांत के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। दोस्तों वन्य प्रांत प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। जहाँ शांति और एकांत वातावरण रहता है वहाँ साल, बांस
के पेड़ खड़े हैं, उसके नीचे जानवर घास चरते हैं, आसपास निर्झर सरिता की सुंदरता अवर्णनीय है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा है, पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। बहुत बार पूछा गया है दोस्त, 2018 में, 19 में, 20 में पूछा गया है और आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछेगा। पीपल का पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है, ये हमें शीतल हवा देती है, पीपल के नीचे नींद अच्छी आती है। ये पेड़ हिंदू धर्म में पूजनीय है क्योंकि 24 घंटे ऑक्सीजन गैस देती है। कौन? पीपल का पेड़। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, निराला संबंधित बातें लोगों को अतिरंजित क्यों जान पड़ती है। निराला जी दीन दुखियों का मसीहा बनकर इस दुनिया में आए थे, खुद पुराने कपड़ों में गुजर बसर करते थे लेकिन गरीबों को नए नए कपड़े खरीद कर देते थे। यही नहीं, वह गरीबों को ढूंढ ढूंढ कर उसकी मदद करते थे, इसीलिए यह लोगों को विश्वास नहीं होता कि ऐसा करता होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे प्रश्न है आपके सामने, निराला के मनहर व्यक्तित्व का अपने शब्दों में वर्णन करें। निराला, इसका आंसर होगा निराला का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था। लंबे तगड़े ढील डौल शरीर, ललित मनहर, चिंतनशील मस्तिष्क, ये सब उनकी सुंदरता का वर्णन करता है। फिर भी वह कभी किसी स्त्री को बुरे नज़र से नहीं देखा था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने बेरुखी क्यों दिखाई। खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा बेरुखी दिखाता है क्योंकि चप्पल खरीदने की बात पर उसे गुस्सा आ जाता है, वह उसके ऊपर खर्च करना नहीं चाहता है। कसारा खेमा को अपने चाय दुकान पर काम करने के लिए खरीद कर रखा था दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, कसारा के होटल पर काम क्यों करता था। खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था दोस्तों। गरीबी के कारण खेमा के पिता अपने बच्चों का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं था, इसलिए खेमा कसारा के होटल पर बाल श्रमिक के रूप में काम करता था। नेक्स्ट सवाल को देखिए, नेक्स्ट सवाल है, खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने क्या जवाब दिया था। दोस्तों, खेमा द्वारा चप्पल मांग करने पर कसारा को गुस्सा आया और गुस्से में बोला, अभी रख दूंगा चप्पलें सिर पर, चल अपना काम कर, बड़ा आया चप्पलें पहनने वाला। नेक्स्ट सवाल को देखिए, नेक्स्ट सवाल है, किन परिस्थितियों में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया था। तो दोस्तों, खेमा के पिता की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, उसके माता पिता अपने बच्चों का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं थे। उसके पिता ने खेमा के अलावे 4 बेटों को इसी तरह बेच दिया था, यानी टोटल 5, पाँचों लड़कों को बेच दिया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, खुशबू रचते हैं हाथ से क्या तात्पर्य है। खुशबू रचते हैं हाथ से कवि का तात्पर्य है कि जो मशहूर दुनिया को खुशबू बांटते हैं वे खुद बदबूदार क्षेत्रों में निवास करते हैं, जो उनकी आर्थिक मजबूरी है। नेक्स्ट सवाल को देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं। दोस्तों, खुशबू रचने वाले हाथ दूसरे के स्वास्थ्य वातावरण में जीने का अवसर प्रदान करता है, लेकिन खुद गलियों के बीच नालों के पार कूड़े करकट वाले टोले में रहते हैं, ये उनकी आर्थिक मजबूरी है। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हौसले की उड़ान पाठ के अनुसार जैनब खानम का परिचय दीजिए। दोस्तों, हौसले की उड़ान पाठ के अनुसार जैनब खानम शिवहर जिला की रहने वाली है। इसके पिता मोहम्मद मंसूर और माता फूल बीबी और इसके दादा अब्दुल रहमान, ठीक है, 94 वर्ष के जो थे। बीए करने के बाद जैनब आत्मरक्षा के लिए लड़कियों को कराटे का प्रशिक्षण दे रही है। नेक्स्ट सवाल को देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन से कार्य करने में आनंद मिलता था। कर्पूरी ठाकुर को निम्न कार्य करने में आनंद मिलता था। पहला, खेलकूद, पशुओं को चराने में, डफली बजाने में, गीत गाने में। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते हैं। कर्पूरी ठाकुर का मानना था कि जब तक देश के प्रत्येक नागरिक को आज़ादी ना मिल जाए तब तक मेरे परिजनों को भी प्रतीक्षा करना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, जो कि बहुत बार रिपीट हुआ है, कर्पूरी ठाकुर को मैट्रिक करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए कहाँ और किस प्रकार जाना पड़ता था। दोस्तों, सन 1940 में मैट्रिक की परीक्षा द्वितीय श्रेणी से पास की, यानी सेकेंड डिवीजन से पास की। इसके बाद चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में IA, इसका मतलब हुआ इंटर आर्ट्स में नाम लिखवाया, लेकिन आने जाने में बहुत दिक्कत होता था। घर से कॉलेज की दूरी बहुत दूर था और
आर्थिक स्थिति बहुत ही डेंजरस थी। आगे देखिए, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वे छात्रावास में रहकर पढ़ते। घर से कॉलेज की दूरी अधिक होने के कारण आने जाने में दिन गुजर जाता था। कुछ दूरी पैदल चलता था और कुछ दूरी ट्रेनों से सफ़र करता था और इसी में सुबह से शाम हो जाता था। कॉलेज आने और जाने में थोड़ा बहुत पढ़ पाता था। देखिए, लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता? आंसर होगा लक्ष्मीबाई का बचपन निम्न खेलों में बीता: तलवार चलाना, नकली युद्ध करना, सैनिकों को घेरना, घुड़सवारी करना आदि। देखिए इधर नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा है, लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई? दोस्तों, लेखक 35 वर्ष का हट्टा कट्ठा आदमी था। आज तक वो कभी बीमार नहीं पड़ा था। लोगों को बीमार देखकर उसे भी बीमार पड़ने की इच्छा हुई। उसे यह भी इच्छा थी कि बीमार पड़ने पर दोस्त सब मिलने आएंगे और पत्नी खूब सेवा करेगी, इसीलिए वो बीमार पड़ने की सोच रहा था। पड़ ही गया। मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था। यह पंक्ति किससे कही है? दोस्तों, इसका आंसर होगा मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था। यह पंक्ति चिकित्सा के चक्कर से लिया गया है, जो बेढप बनारसी द्वारा लिखा गया है। यह कथन लेखक की पत्नी ने लेखक से कही है। नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल है, गुरु के यहाँ की किस बात की याद श्री कृष्ण ने सुदामा को दिलाई? सुदामा को बचपन से ही चोरी की आदत थी। बचपन में जब एक बार गुरु माता ने कृष्ण और सुदामा को खाने के लिए कुछ चने दिए थे, जो सुदामा अकेले ही चने चबा गए, लेकिन कृष्ण को खाने नहीं दिए। यही बात याद दिलाई थी कृष्ण ने सुदामा को। कब? जब 1.25 सेर चावल लेकर सुदामा कृष्ण के यहाँ मिलने गए थे, तो सुदामा चावल को छुपा कर रख रहे थे कि कृष्ण इतने बड़े लोग हैं, इतने बड़े आदमी हैं, उनको हम 1.25 सेर चावल कैसे दे गिफ्ट में, ठीक है? तो ये छुपा रहे थे, कृष्ण ने देख लिया था, तो फिर ये बचपन की बातें याद दिलाई थी। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए दोस्तों, सुदामा की दिन दशा देखकर श्री कृष्ण किस प्रकार भाव विह्वल हो गए? सुदामा की दिन दशा देखकर श्री कृष्ण करुणा से भर गए और इतना रोए कि उनकी आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए थे। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अपने गांव वापस आने पर सुदामा को क्यों भ्रम हुआ? दोस्तों, अपने गांव वापस आने के बाद सुदामा को इसलिए भ्रम हुआ क्योंकि उसके झोपड़ी के पास एक महल बन चुका था, जिसे देखकर उसे लगा वह पुनः राजभवन में आ गया। जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने गया था, मिलने के बाद जब वह पुनः वापस घर आया, तो श्री कृष्ण के द्वारा कुछ ऐसा चमत्कार किया गया कि सुदामा का जो झोपड़ी था वहाँ पे एक बड़ा महल बन गया। और सुदामा जब उस महल में पहुँचा तो उसे ऐसा ही लगा कि वह पुनः श्री कृष्ण के यहाँ आ गए हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, अपने गांव वापस आने पर सुदामा को क्यों भ्रम हुआ? तो दोस्तों, ये प्रश्न तो अभी हम आपको बताए थे ना। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हिरन का नन्हा बच्चा क्यों दुखी है? दोस्तों, हिरन का नन्हा बच्चा इसलिए दुखी है क्योंकि वह माँ से बिछड़ गया है। उसकी आंखों में वेदना के आंसू हैं। जाड़े की रात में कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है? दोस्तों, जाड़े की रात में पहाड़ पर हिरन का बच्चा रो रहा है क्योंकि वह अपनी माँ से बिछड़ गया है। उनकी आंखों में वेदना के आंसू हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।